हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। करेंगे कार्यपत्रक 50। यह कार्यपत्रक 5 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। सबसे पहले हम आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें बोला गया है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है, यानी कि ये जो तटीय मैदान है वो प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्र यानी सागर और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में आता है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है, यानी कि विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आगे देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तो सभी बच्चों ने सुना होगा कि कोरोमंडल तट तो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। ये भी आपको याद रखना है। और वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है, यानी कि ये जो तट है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच चौड़ा है। इसके 3 मुख्य कारण है। तो इसके 3 मुख्य कारण क्या है वो देख लेते हैं। इसका सबसे पहला कारण है सभी पठारी नदियां भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं, यानी कि इसकी पठारी नदियां जो है वो क्या है, इसमें झुकाव है, यानी जमीन में झुकाव है और झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। इससे बृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है, यानी कि ये जो निक्षेप हुआ है इसी के कारण डेल्टाई मैदान जो है वो बने हैं। ठीक है, उनका निर्माण हुआ है। आगे देख लेते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि ख की। ख पॉइंट कहता है पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का वृहत आंतरिक फैलाव है। अब बात करते हैं ग की। ग में कहा गया है कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। बोला जाता है उत्थान मतलब जन्म हुआ है। तो कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार, यानी कि कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं जिसके अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा दोनों ही क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलकित झीलों का निर्माण हुआ, यानी इसी प्रक्रिया में ये 2 झीलें भी बनी थी। आगे देख लेते हैं पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट मैदान पश्चिमी घाट और तथा अरब सागर के बीच स्थित है। तो जो पश्चिमी मैदान है वो कहाँ है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में आता है। और सकरा है, सकरा का मतलब होता है पतला है, यानी नैरो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, नैरो है। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है कोकण, मुंबई तथा गोवा। कोकण जो है वो मुंबई और गोवा के बीच में है। उसके बाद है मध्य में कन्नड़ मैदान है और दक्षिण भाग में मालाबार तट है। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदी के मैदानी भागों में है, यानी कि ये बहुत सकरा यानी पतला है, नैरो है।
और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा और तापी नदी के मैदानी भागों में। बाकी सभी जगहों पर ये बहुत पतला है यानी सकरा है। इसके उलट गोवा और कर्नाटका का तटवर्ती मैदान अत्यंत सकरा है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो सबसे ज्यादा सकरा कहाँ है, तो आप कहेंगे गोवा और कर्नाटक के तटवर्ती मैदान में। और सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट जो है वो चौड़ा कहाँ है, तो वो गुजरात के नर्मदा और ताप्ती नदी के मैदानी भागों में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी औसतम चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप होता है। ठीक है, इसलिए तटों के किनारे पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलिन तथा बालू रोधिका जैसी स्थलकृतियां मिलती हैं। यानी कि स्थलकृतियां मतलब बन जाती हैं, अपने आप आकृतियां बन जाती हैं। स्थल प्लस आकृतियां स्थलकृतियां यानी बन जाती हैं। कैसे? जैसे नदियों का पानी आपने देखा बहता है, तो नदी का पानी जब कम होता है तो उसके किनारे जब मिट्टी जो है वो सूख जाती है, तो आपने देखा उसमें लहर जैसी शेप बन जाती है, उसी को स्थलकृतियां बोलते हैं। अलग अलग तरह की शेप बन जाया करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें दिया गया है पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना और अंतर, यानी कि अंतर दे रखा है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इधर है आपका पूर्वी तटीय मैदान और यहाँ है पश्चिमी तटीय मैदान। देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है और पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ ज्वार नदमुख है। ठीक है, यहाँ डेल्टा है और यहाँ ज्वार है। आगे देख लेते हैं नंबर 2। इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, अधिकांश भाग का अपर्दन हुआ है। ठीक है, ये निक्षेप से बना है और ये अपर्दन से। नंबर 3, यह चिकनी मिट्टी के यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान में चिकनी मिट्टी है, इसलिए चावल अधिक होता है, चावल की पैदावार अधिक होती है। और पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ रबड़ और नारियल अधिक पैदा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा होती है और यहाँ पर केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। आगे देखते हैं। यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब होता है जो बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा। अधिकतर पतन प्राकृतिक है, यानी जो प्रकृति ने बनाए हैं। तो कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक वो जो प्रकृति ने बनाए, कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जनघनत्व अधिक है, यानी पूर्वी तटीय मैदान में जनघनत्व अधिक है और पश्चिमी तटीय मैदान में जनघनत्व कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा होता है और अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है। पूर्वी तटीय मैदान यह कम कटाफटा है। ठीक है, यहाँ अधिक कटाफटा है। तो ये है इन दोनों में अंतर, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। आज का दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। चौथा प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी तटीय समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। आपको ये अंतर ऊपर दे रखा है, इसमें से कोई 5 अंतर लिखने हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र लेना है और पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो आपको ये दोनों मैदान इसमें दिखाने हैं। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और अब हम लिखेंगे इनके उत्तर। उससे पहले कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज आपको दिया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, यानी कि आपको कहीं भी जाने से पहले मास्क को कैरी करना है, मास्क को पहनना है और अपनी सुरक्षा करनी है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बात करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों को इनकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी
तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं, कोकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य में कन्नड़ मैदान और दक्षिण में मालाबार तट। तो ये इनके नाम हो गए। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम इसलिए है क्योंकि यह तट अधिकतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ कई कृत्रिम पतन बनाए गए हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? तो इसका उत्तर है, पश्चिमी तटीय मैदानों पर अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। पूर्वी और पश्चिमी तटीय समुद्र तटीय मैदानों के 5 प्रमुख अंतर लिखिए। तो पहले है पश्चिमी तट और फिर है पूर्वी तट। इनमें अंतर देख लेते हैं। पश्चिमी तट यहाँ ज्वार नदमुख है और पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है। अधिकांश भाग का अपरदन हुआ है और यहाँ पर इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। यहाँ रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होता है और चिकनी मिट्टी के कारण यहाँ चावल की पैदावार अधिक होती है। बात करते हैं बाकी 2 पॉइंट्स की। केवल ग्रीष्मकालीन मॉनसून से वर्षा होती है। यह शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मॉनसूनों से वर्षा होती है। यहाँ पर अधिकतर पतन प्राकृतिक है और यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, भारत का एक मानचित्र लेना है। देखो मैंने भारत का एक मानचित्र ले लिया। अब यहाँ पे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दिखाने। तो ये मैंने आपको यहाँ पे देखो रेड कलर से मेंशन किया। इस तरीके से ये जो हमारे देश का है ये तटवर्तीय हिस्सा है। ठीक है, मैंने एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ये क्या है, हमारे देश का तटवर्तीय हिस्सा है। एक बार मैं फिर से बनाती हूँ, क्योंकि ये जो रेड कलर से मेंशन किया ये पूरा तटवर्तीय ही हिस्सा है, पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली दिखा रही हूँ फिर से बना के एक बार। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया। ये जो लाइन जा रही है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला होता है अंदर वाला, और बाहर ये समुद्र वाला हिस्सा होता है। तो इसके बीच में ये जो लाइन जाती है हमारी, ये क्या है, तटवर्तीय हिस्सा। तटवर्ती का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है उसे तटवर्ती बोलते हैं। अब पतन क्या होता है या बंदरगाह। पतन और बंदरगाह का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर जैसे समुद्र से किसी भी देश से कोई भी सामान आता है शिप के थ्रू, तो वो आके हमारे बंदरगाहों पे उतरता है। तो हमारे बंदरगाह बने होते हैं, यहाँ पे शिप रुकती है और सामान उतरता है। तो कुछ तो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, यानी कि प्रकृति के अनुसार बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उसे कृत्रिम बोलते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती हिस्से हो गए। ठीक है, इसमें कुछ जो हैं बंदरगाह थे और कुछ बनाए गए हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको और बेहतरीन करने के लिए, और क्योंकि बाहर के देशों से बहुत सारा सामान आता है तो वो कहाँ पे उतरेगा और किस तरीके से, इसके लिए बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ये तटवर्तीय हिस्सा है और किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारी कंट्री का क्या होता है, ये कौन सा, उत्तरी हिस्सा होता है, और नीचे वाला कौन सा होता है, दक्षिणी हिस्सा होता है। ये हमारा पूर्वी हिस्सा होता है और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैप। अब पूर्वी हिस्से में हमें देखना है और पश्चिमी हिस्से में हमें देखना है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग, बहुत आसानी से आप खुद ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैप में आपको बस यही करना है। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि एक्चुअल में हमें मैप में करना क्या है। जो रेड लाइन मेंशन की हुई है आपको मैप में सिर्फ वही मेंशन करनी है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट आ गए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इंडिया का मैप लेना है और उस मैप को जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देना है। ये आपका पूर्वी और पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, तो ये है आपके आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे।